हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। और आज जो है वो जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक तिब्बत की स्टोरी है। तिब्बत का एक लड़का है, किस तरीके से उसने जो है वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा और जिसकी वजह से वो एक नेगेटिव फेज में चला जाता है और किस तरीके से उसने अपने डेडिकेशन से वो नेगेटिव फेज को जो है वो दूर करके अपने आप को जो है एक अध्यात्म के रास्ते में किस तरीके से वो लेके आया था। तो बेसिकली ये तिब्बत के गांव की स्टोरी है, जिसमें एक परिवार था और परिवार बहुत ही ज्यादा सुखी संपन्न था। काफी मतलब हर चीज थी, पैसा, घर। और उस परिवार में जो है दो बच्चे थे और एक हस्बैंड एक वाइफ थी। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बट किसी कारणवश जो है उस परिवार का जो मुखिया होता है, जो उन बच्चों के फादर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके डेथ होने के बाद उस टाइम में ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वुमेन्स को इतनी राइट्स नहीं थे तो कि वो घर की हेड बन सकती है या घर चला सकती है, तो उन्हें कोई ना कोई सपोर्टर की जरूरत पड़ती थी। तो जो उस मुखिया की डेथ होती है तो उसका एक कज़िन ब्रदर होता है। तो कज़िन ब्रदर को जब पता चलता है कि अब जो है वो भैया नहीं रहे, तो वो अपनी भाभी को बोलता है कि आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास आ जाओ और किसी दूसरे गाँव में, मतलब कि आप आ जाओ, आप यहाँ पे रहना। तो वो ऐसे ही करते हैं, वो बेचारी अपने दोनों बच्चों को लेती है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अपने बच्चों को लेके उसके घर चली जाती है। क्योंकि उसके कज़िन ब्रदर को ऑलरेडी पता होता है कि इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो जब तक वो प्रॉपर्टी मतलब वो अपने पास, जब तक वो प्रॉपर्टी जो है उसका जो कज़िन ब्रदर है उसके नाम पे नहीं नहीं हो जाती, तब तक वो उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, बहुत खाना-पीना, रहना, सब कुछ का बहुत ध्यान देता है। काफ़ी सालों, मतलब 5-6 सालों के बाद जब वो धीरे-धीरे जो है वो सारी प्रॉपर्टी किसी इन लीगल तरीके से अपने नाम करवा लेता है, तो उसके बाद उसका बिहेवियर जो है वो अपनी भाभी जो है वो और उसके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौज करता है और कभी भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। अब ऐसे में जो बच्चे बहुत छोटे थे, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होने लगते हैं। अब बच्चे भी बड़े होने लग जाते हैं। तो जिसमें एक लड़का, एक लड़की थे। तो जो लड़का था वो 13 वर्ष का था, तो वो ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो उसको ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता था। तो वो उसके मन में, क्योंकि कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो 13 वर्ष की उम्र में वो बच्चा जो है अपने चाचा से बदला लेना चाहता था कि ये सारी प्रॉपर्टी किस तरीके से इसने हथिया ली और ये अभी मेरी मम्मी और मेरी बहन से अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं वापस इसे ये प्रॉपर्टी लूँ और मैं इससे अपना बदला लेना चाह रहा हूँ। तो ये थिंकिंग थी। वो अपनी मम्मी को इसके बारे में बहुत कहता था, पर माँ हमेशा समझाती थी अपने बच्चे को, क्योंकि माँ हमेशा ही अपने बच्चों को एक पॉजिटिव वे में सिखाती है। बट वो किसी वजह से अपना घर छोड़ के भाग जाता है। वो घर छोड़ के 3 साल तक घर से दूर रहता है और उसे किसी ने ये बताया था कि आप तंत्र विद्या, जो तांत्रिक होता है ना, जादू, टोना, काला, जो भी हो ये चीज़ें होती है, इससे आप डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली भी जिससे आप फाइट करना चाहते हैं, आप उनसे अपना बदला ले सकते हैं। तो उस बच्चे के माइंड में ये था, तो वो एक तंत्र विद्या सीखने के लिए अपने घर से भाग जाता है। 3 साल तक वो तंत्र विद्या जो है जगह-जगह जो है वो ठोकर खा खा के वो तंत्र विद्या सीखता है। तो तंत्र विद्या सीखने के पश्चात जब उसको इसमें महारत हासिल हो जाती है, तो वो वापस अपने गाँव आता है, जहाँ उसकी मम्मी और बहन को छोड़ के गया था। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी मम्मी और उसकी बहन जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो आस-पड़ोस में पूछता है तो उनसे पता चलता है कि उसके चाचा ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिसके कारण धीरे-धीरे वो बीमार हो गए और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उसका गुस्सा जो है, वो जो बच्चा था, उसका गुस्सा जो था वो और भी ज़्यादा जो है उग्र हो जाता है। वो हमेशा अपने माइंड में प्लान करता है कि किस तरीके से चाचा से बदला लिया जाए, किस तरीके से चाचा से बदला लिया जाए। वो वेट करता है। वेट करते-करते वो एक ऐसा टाइम आता है जब उसके चाचा के बेटे का जो है वो विवाह जो है संपन्न होता है। तो विवाह वाले दिन वो वेट करता है और विवाह वाले दिन वो सारे एक प्लानिंग बनाता है कि किस तरीके से इसके बेटे और इसकी जो बहू है उसको मार दिया जाए, जिससे जो पेन है वो उसके चाचा को वो पेन दिया जाए। वो ऐसे ही करता है। वो
जिस दिन शादी हो जाती है, शादी के बाद वो सेम डे जिस दिन शादी हुई, रात में शादी हुई, अगले दिन मॉर्निंग में वो किसी तंत्र विद्या के थ्रू वो जो नई बहू होती है और उसका जो बेटा होता है, उसकी कुछ बाल और उसके जो ये नेल्स होते हैं, इससे वो कुछ तंत्र विद्या करता है और दोनों को बिना सामने आए दोनों की डेथ हो जाती है। अच्छा, जब वो ये करता है तो उसको बड़ी खुशी होती है और वो बड़ा खुश होता है और वो उसे लगता है कि उसने अपने माँ और बहन के जो उसका बदला ले लिया, जो उनकी माँ और बहन जिसकी डेथ हुई थी। वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। कुछ टाइम के बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके चाचा ने जो किया और उसने वो जो किया, वो सेम ही हो गया। उसको अपने चाचा को माफ़ कर देना चाहिए था। तो वो उसके अंदर एक गिल्टी फ़ील होती है। जब उसको ये गिल्टी फ़ील होती है तो वो कहता है कि मेरे को अब इसका पश्चाताप करना है। तो पश्चाताप करने के लिए वो दर-दर भटकता है, वो काफ़ी लोगों से मिलता है, पर उसको कहीं ना सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो एक दिन वो जो है एक गाँव से कुछ साधु संत जो है गुज़र रहे होते हैं। तो उसमें एक साधु को वो चीज़ें बताता है, कहता है मुझे पश्चाताप करना है तो मैं कैसे करूँ? मुझे तो बहुत ही ग्लानि हो रही है। तो साधु बोलता है कि तुम ऐसा करो, एक जगह के बारे में वो बताता है, तिब्बत के एक बहुत बड़े गुरु के बारे में बताता है। कहते हैं कि आप वहाँ पे जाओ, आप उनसे अगर ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आपकी ये जो गिलानी जो है वो खत्म हो जाएगी। वो किसी तरीके से पूछता तिब्बत के उस गुरु के पास पहुँचता है। जब तिब्बत के उस गुरु के पास पहुँचता है तो वो कहता है कि मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। तो वो गुरु जो है वो कहते हैं अच्छा ठीक है। कहता है ठीक है तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें कल से ज्ञान दूँगा। तो जब अगले दिन वो उस गुरु के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि गुरु जो है खेत में जो है वो फावड़ा चला रहे होते हैं, कहते हैं ना खुदाई कर रहे होते हैं, जो सॉरी हाँ वो कस्सी से जो करते हैं वो कर रहे होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा तुम आ गए, ठीक है तुम ऐसा करो कि ये दूसरा फावड़ा पड़ा है इसको उठाओ और पूरे खेत को खोदना शुरू कर दो। वो ऐसे ही करता है। शाम होती है गुरुजी जो है उसको वहीं छोड़ के वापस चले जाते हैं। वो खुदाई करने के बाद कहता है अरे ये क्या हुआ? वो सोचता है। फिर गुरु तो चले जाते हैं। तो गुरु का जो बेटा होता है वो वहीं खड़ा रहता है। तो कहते हैं कि हाँ पिताजी ने आपको बोला है कि आप भी जो है वो घर चलो। वो घर जाता है। अब वो जो तिब्बत के गुरु के साथ ही ये बच्चा जो है मेला रेपा जो है इसका नाम मेला रेपा होता है। मेला रेपा जो है उन्हीं के साथ ही रहने लगता है। जब मेला रेपा रहने लगता है तो वो उनके सारे घर के काम वाम सारे करता है। बट जो तिब्बत के गुरु है उसको शिक्षा देते नहीं है। साल 2 साल बीत जाते हैं, वो उनके घर का काम करता है, सारे काम करते हैं और जब वो जो गुरु हैं वो जब अन्य शिष्यों को शिक्षा दे रहे होते हैं तो वो छुप-छुप के मेला रेपा जो है उनके सारे प्रवचन सुनने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी गुरु को पता चलता है वो उसको वहाँ से भगा देते हैं। काफ़ी 5-6 साल गुज़र जाते हैं। तो मेला रेपा जो है गुरु की जो वाइफ़ होती है उनको कहता है कि पता नहीं गुरुजी मुझे शिक्षा क्यों नहीं देते हैं और मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मैंने तो उनके सारे काम किए। तो जो गुरुजी उनकी जो धर्मपत्नी होती है वो मेला रेपा से थोड़ी अटैच हो जाती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आज जब आपके गुरु आएँगे मैं उनसे बात करूँगी। वो उनसे बात करती है। तो वो कहता है गुरु कहते हैं कि मैं सिखा दूँगा। पर फिर वो गुरुजी उसको शिक्षा मेला रेपा को शिक्षा नहीं देते एंड फिर उनकी जो धर्मपत्नी होती है वो एक योजना बनाती है। वो एक चिट्ठी लिखती है और कहती है कि आप इस चिट्ठी को लेके किसी दूसरे गुरु के पास ये चिट्ठी जो है उनको दिखा देना, वो आपको सारा ज्ञान देंगे। मेला रेपा वो चिट्ठी लेके चला जाता है। जब वो चिट्ठी लेके चला जाता है वहाँ पे तो वो चिट्ठी को देख के वो गुरुजी समझ जाते हैं और वो उसको मेला रेपा को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जब उसको ज्ञान देना वो शुरू करते हैं तो ये बात जो है जो उनके पहले वाले जो गुरु हैं उनको पता चलती है किसी कारणवश। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो जो है मेला रेपा से कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे? तो वो जो नए वाले गुरु हैं जिनके पास मेला रेपा अब शिक्षा ले रहा है, वो कहते हैं कि वो चिट्ठी दिखाते हैं, कहते हैं ये तो आपकी चिट्ठी है और आपने आदेश दिया तभी मैं इसको सिखा रहा हूँ। तो मेला रेपा को गिलानी फ़ील होती है कि ये तो मैंने झूठ बोल के यहाँ पे शिक्षा हासिल की थी। तो जो आपके तिब्बत के पहले पुराने वाले गुरु हैं वो वापस चले जाते हैं। तो मेला रेपा जो है उनके पीछे-पीछे आता है और उनके हाथ-पैर पकड़ के बहुत रोने लगता है ये वो। तो जब वो घर आते हैं तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि आप तो इनको ज्ञान नहीं दे रहे थे, इसको 7-8 साल हो गया था और ये मेरे बेटे की तरह है।
तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने इसको क्यों ज्ञान दिया। कहते हैं कि ये ज्ञान लेने आया था, लेकिन इसके अंदर अभी भी अहंकार था। ये चोरी छुपे की जो भावना है, जब भी वह अन्य शिक्षकों को जो शिक्षा देता था, ये चोरी छुप के वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। ये जब भी कोई काम मैं इसको देता था, इसका ध्यान उस मेरी शिक्षा की तरफ ही होता था, बजाय कि जो काम मैं दे रहा हूँ उसमें लगन लगाए। तो इसकी जो आत्मा थी वो अभी पवित्र नहीं हुई थी। लेकिन जब मैं वहां पे गया जहाँ ये अभी शिक्षा ले रहा था, और इसको अंदर से ये गिलानी फील हुई कि मैंने कुछ गलत किया है, ये गिलानी और इसका जो अहंकार है वो अब निकला है, तो अब मैं इसको ये शिक्षा दूंगा। सारी चीजें होती हैं, तो उनके पुराने गुरु जो है मेला लेपा को शिक्षा देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो तांत्रिक विद्या से किस तरीके से उभरना है, इस तरीके की शिक्षा देते हैं। तो धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि उसको सारी शिक्षा दे देते हैं। जब वो सारी शिक्षा दे देते हैं, तो गुरु और शिष्य दोनों जो हैं वो अपने जीवन में उन्होंने और आगे क्या करना है और जीवन में संसार को क्या संदेश देने, उसको लेके एक जो है पुस्तक लिखते हैं। तो ये पुस्तक लिखते लिखते करीब कुछ साल बीत जाते हैं, और इस पुस्तक को लिखने में मेला लेपा ने अपना खाना पीना रहना मतलब सब कुछ वो भूल गया। तो जिस लगन से उसने ये किताब लिखी, इस लगन से जो मेला लेपा के जो गुरु थे, उन्होंने जिससे शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो बड़े जो है वो खुश होते हैं। तो ये जब उनको बात पता चलती है, तो वो मेला लेपा को अपने जितने भी ज्ञान है और जितने भी उनके शक्ति होती है, जितनी भी चीजें होती है आध्यात्मिक ज्ञान में, किस तरीके से आप जो है अपने ऊपर जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे जितनी भी शिक्षा थी वो उनको जो है वो प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से वो जो मेला लेपा है अपने सारी जो गिलानियों को दूर करके अपने जीवन को है वो आध्यात्मिक के मार्ग पर ले जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी अच्छे काम की तरफ जाते हैं, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको जो है वो दूर जब तक आप नहीं रखेंगे, आपको वास्तव में जो चीज चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी। तो आप जब भी किसी भी चीज को या किसी भी आप बारे में अगर आप ट्रस्ट करते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं, उसको कहते हैं कि 100% आप उसको दे दो। ठीक है, जब आप 100% उसको दोगे, उसके बाद ही आप अपने जीवन में जो भी चाहे वो अचीव कर सकते हैं। जब भी आपके अंदर आप कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए भी आपके अंदर जो है एक ऐसी भावना होनी चाहिए जिसमें कभी भी किसी की बुराई या कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो। जब ऐसा अस्तित्व आपका बन जाता है, तभी आप अपने जीवन में किसी भी चीज को साकार कर सकते हैं। तो बेसिकली मेला लेपा ने जो किया वो एक जो है वो कहते हैं कि एक गलत चीज थी, एक गलत एनर्जी थी, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ तो उसने अपना 100% दिया, और उसको आध्यात्मिक ज्ञान में उस चीज को, उसकी जो गिलानी थी उसको दूर करने के लिए वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ गया, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत वेट किया, और अंत में उसको सफलता हासिल हुई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और बिलीव ये करना चाहिए कि ऊपर वाला जो परमात्मा है वो आपको जो चीज दे रहे हैं वो जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप कभी भी उन जो भी वो आपका जो भी स्टेज जा रहा है, जो भी चीजें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें हमेशा उस पर बिलीव करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको आज नहीं तो कल आपकी जो भी आपका सक्सेस है वो आपको जो भी आपका टारगेट है वो आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए, ये वीडियो मैं आज यही क्लोज करती हूँ। मैं जल्दी आऊंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।